नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओवरलोडिंग, हाई स्पीड, नशे और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए, जिससे कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दौरान सीएम ने कहा कि जन सुविधाओं के दृष्टिगत सरकार द्वारा ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मूल मंत्र के साथ कार्य किए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष शरद सिंह नेगी ने बताया कि पलायन को लेकर प्रदेश के सभी जिलों की रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई कार्य पलायन आयोग को सौंपे हैं, जिस पर फोकस किया जा रहा है। वहीं पलायन निवारण आयोग की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान 2017 में की गई थी और तभी से यह आयोग प्रदेश में पलायन को कम करने और रिवर्स पलायन को लेकर फोकस कर रहा है। देखिए, रिवर्स पलायन वाले आंकड़ा है हमारे पास। रिवर्स पलायन वाले कोविड में तो ज्यादा थे, कोविड में, लेकिन कोविड के बाद कई लोग वापस भी चले गए। ज्यादातर लोग वापस भी चले गए, लेकिन 10% लोग रुके हैं। कोविड के अलावा और भी लोग इसे वापस आ रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, देखिए, एक रिवर्स पलायन एक प्रक्रिया है। ऐसे भी लोग हैं जो कि दिल्ली बैठ के भी कर रहे हैं, है ना। एक अंसवाल जी है, वो घनसाली से आगे है, वो दिल्ली बैठ के कर रहे हैं, है ना। दिल्ली में हाईकोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, वो कर रहे हैं। और एक अभी दिनेश रावत जी, उन्हीं का फोन आया था, नीचे सतपुली के पास कर रहे हैं। उन्होंने अपने दोनों बच्चे वापस बुला लिए, रिटायर्ड हैं बच्चे, उनके IT स्पेशलिस्ट थे, है ना। वो लगभग उन्होंने लोगों से 2000 नाली जमीन ले ली अपनी। तो किसी के पास इतनी जमीन पहाड़ में, है ना, वो जमीन ले ली, लीज पे ले ली है, वो अच्छा काम कर रहे हैं सरकारी योजनाओं का। तो इसमें मूल मंत्र ये है कि जिसको सरकारी योजनाओं का पता है वो फायदा उठा लेता है। वहीं राजधानी देहरादून में जमीन के कागजातों से रिकॉर्ड रूम में की गई छेड़खानी का मामला बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी कड़ियां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से जुड़ती दिखाई दे रही हैं। अब तक इस प्रकरण में 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें राजधानी देहरादून में 50 बीघा जमीन और रायवाला में एक ट्रस्ट की जमीन से जुड़े मामले में विवेचना की जा रही है और 18 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि कागजातों से छेड़छाड़ का मामला बढ़ता जा रहा है। आए दिन देहरादून में रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया और जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उस पर संज्ञान लेते हुए लगातार इस पर छानबीन करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि सहारनपुर से इसका कनेक्शन जोड़ा गया है। ये माना जा रहा है कि कुछ लोगों के मिलीभगत के कारण ये रजिस्ट्री का फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। फिलहाल इसके नाम से 10 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं कागजों से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। केस की तरफ का एक ही मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है और केस वापस हो गया, क्योंकि उसको जैसा आपको जानकारी है कि SIT द्वारा जो मुकदमे की विवेचना की जा रही, जैसे जैसे इसमें केसेस रजिस्टर्ड है, उसकी गहराई से सभी एंगल पर जांच की जा रही है। अब तक इसमें 3 तरह के गैंग प्रकाश में आ चुके हैं। जो थर्ड लाइन हमारी चल रही थी मुकदमे में, वो क्लेमेंट टाउन का एक मैटर था, जिसमें 50 बीघे जो फॉरेस्ट जो रक्षा विभाग को जो है दे दी गई थी, लेकिन उसके फर्जीवाड़ा करके उसमें जो है दस्तावेजों को सहारनपुर में एक बाइंडर है उसके माध्यम से चेंज कराया गया था। जब समझ इसकी जानकारी हुई तो इसमें हुमायूं परवेज करके एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था, क्योंकि उसके उसने अपने पिताजी के नाम उसमें 25 बीघे कराई थी और केस वापस हो गया, क्योंकि उसको कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले। तो 3 साल वगैरह को इसमें अरेस्ट हुए हैं।
इसी तरह अभी प्रेजेंट केस वाली होंगे और जिनका कोई भी मृत्यु होने के बाद कोई भी वारिस नहीं था जिसने क्लेम किया होगा। तो जब डेमोक्रेसी में रहे हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो किसी चीज में हो जहाँ पे कोई बात कर रहे हो, में भी जैसे मैंने कहा कि हर जो इस केस की तरह है उसका एक ही मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है कि वो केस वापस हो गया क्योंकि उसको कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले। तो 3 साल वगैरह को इसमें अरेस्ट हुए हैं। इसी तरह अभी प्रेजेंट केस वाली होंगे और जिनका कोई भी मृत्यु होने के बाद कोई भी वारिस नहीं था जिसने क्लेम किया होगा। तो जब डेमोक्रेसी में रहे हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो किसी चीज में हो जहाँ पे कोई बात कर रहे हो, में भी जैसे मैंने कहा कि हर जो इस केस की तरह है उसका एक ही मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है कि वो केस वापस हो गया क्योंकि उसको कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले। तो 3 साल वगैरह को इसमें अरेस्ट हुए हैं। उसी तरह अभी प्रेजेंट केस वाली होंगे और जिनका कोई भी मृत्यु होने के बाद कोई भी वारिस नहीं था जिसने क्लेम किया होगा। तो जब डेमोक्रेसी में रहे हो, चाहे वहीं देहरादून में शुक्रवार को छठे विश्व आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया गया जिसमें देश और विदेश के कई डेलीगेट्स शामिल हुए। दरअसल उत्तराखंड में डिजास्टर कांग्रेस का एक कार्यक्रम आयोजित होना है जिसको लेकर ये डेमोक्रेट कार्यक्रम का भाग बने। वहीं इस कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन सचिव, यूकास्ट के एमडी समेत वरिष्ठ पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि 13 अक्टूबर के दिन ही हमने डिजास्टर कांग्रेस के लिए चुना है और 13 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक इस मिशन को चलाया जाएगा ताकि लोगों को आपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। देखिए आज के दिन ही इंटरनेशनल डे ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का दिन है और इसीलिए इस दिन को हमने चुना है इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को लॉन्च करने के लिए। ऑफिशियली आज हम इस कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं और आज से लेकर 1 दिसंबर जब तक हमारे पूरा कांग्रेस समाप्त होगा तब तक पूरे प्रदेश में एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन संस्थागत रूप से जन जन तक गवर्नमेंट लेवल चाहे राज्य सरकार हो या पंचायती राज सरकार हो हर लेवल पे इस नॉलेज को इस ज्ञान को लेकर जाना है कि किस प्रकार से डिजास्टर को कम किया जा सकता है। वहीं देश के प्रसिद्ध और विख्यात पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने बदलते पर्यावरण पर गहन चिंता जताई है। उन्होंने कहा पर्यावरण के संतुलन ने मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम की तारीफ करते हुए चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि इस आयोजन से कई लोगों को आपदा से जुड़ी कई जानकारियां मिलेगी। लगातार टूट रहे ग्लेशियर पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, इसके साथ ही मानवता के लिए भी खतरनाक बनते जा रहे हैं। इस बारे में भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वहीं भूटान और रैनी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का अध्ययन होना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में उत्तराखंड में ऐसी घटनाओं से हम जनहानि को बचा सके। आज पर्यावरण के असंतुलन ने मनुष्य का पूरे प्राणी समुदाय का जीवन नामांकित करके रख दिया है। इस विषय की चिंता की जरूरत बन गई। इसकी अनदेखी करना अपने भविष्य को दांव पर लगाना है। पर्यावरण के बारे में जो सोच सुविचारित अंतःप्रेरित हो तभी उसके और सुफल मिल सकते हैं। तो आज इस प्रकार का आयोजन राज्य सरकार ने मुख्य रूप से जो आपदा प्रबंधन संस्थान है उसने वो किया तो इसकी एक सबसे प्रशंसा की। उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अनुभव है उनका लाभ हम सब उत्तराखंड को मिलेगा। बढ़िया बोल दिया। वहीं उत्तराखंड के 51 चिन्हित वाइब्रेंट विलेज के लिए 510 स्कीम बनाई गई है जिन पर शासन की संतुष्टि हो चुकी है और ग्रामीण विकास अपर सचिव नीतिका खंडेवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से पोल्ट्री और भेड़ पालन को लेकर भी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग इस ओर आकर्षित हो सके। इसके साथ ही आउटडोर और इंडोर फैसिलिटीज को भी बढ़ावा देने के लिए शासन पुरजोर कोशिश कर रही ताकि प्लेग्राउंड भी
इन तमाम गांवों तक बन सके। उन्होंने आगे कहा कि वाइब्रेंट विलेज में लोगों से ज्यादा इसलिए चाहती है क्योंकि उन लोगों के लिए वहां पर सब सुविधा बढ़ सके। स्कीम्स हैं अभी जो बनी है हमारी 500। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में 51 गांवों का चिन्हीकरण किया गया है 3 जनपदों में और 5 ब्लॉक में। तो इन 51 गांवों का वाइब्रेंट विलेज का एक्शन प्लान बनने की बात हुई थी, जिसमें अभी लगभग हमें जिलों से जो एक्शन प्लान बने हैं वो 758 करोड़ के बने हैं। 758 करोड़ के प्लान अभी स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी में गए हैं, जिसमें कुछ योजनाएं ड्रॉप की गई हैं, कुछ योजनाओं को ऐड किया गया है। और ये 758 करोड़ कन्वर्जेंस है, मतलब 758 करोड़ में लगभग कुछ 115 करोड़ का जो प्लान है वो हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से आया जाएगा। शहीद हमारे गांव से कोई रहा है उसका गेट बना दीजिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजधानी देहरादून की सड़कों में गड्ढे दून की सुंदरता पर कलंक लगाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं इस पर चलने वाले वाहनों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आपको बताते चले कि पैदल राहगीरों के चलने से भी अब गड्ढे में फंसना पड़ रहा है। वहीं साल 2017 में देहरादून शहर स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा बना और लगभग 6 साल पूरे होने के बावजूद भी देहरादून स्मार्ट सिटी सड़कें पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। हालांकि कुछ सुधारीकरण की तस्वीरें शहर में देखी जा सकती है, लेकिन बावजूद इसके कि देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े कामों की वजह से आज भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, गड्ढा मुक्त के लिए अभी बरसात हुई है और जगह जगह जो है हमारे जो 100 वार्ड है अधिकतर जगह जो है कुछ गड्ढे हैं, कुछ कहीं सड़क थोड़ी बहुत उखड़ गई है। तो इसके लिए जो गड्ढा मुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट हमारी हो रही है, उससे पहले देहरादून की सारी सड़कें जो है चुस्त दुरुस्त हो रही है। उसी क्रम में जो है हमने भी जो हमारे 100 वार्ड हैं, गली मोहल्ले की सड़कें हैं, वहाँ भी हमने जो है 5-5 लाख रुपए जो है प्रत्येक वार्ड के लिए एक व्यवस्था करी है। इसमें 5 करोड़ रुपए जो है हमने 100 वार्डों के लिए जो है स्वीकृति दी है। वहीं उत्तराखंड में व्यक्तिगत बार लाइसेंस के फैसले को आबकारी विभाग ने वापस ले लिया है। दरअसल हाल ही में घरों में बार लाइसेंस दिए जाने का मामला सामने आया था, जो कई चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन लोगों के विरोध की संभावनाओं को देखते हुए फिलहाल इसे वापस ले लिया गया है। लेकिन इसको लेकर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इसे विपक्ष की जीत बताया है, तो वहीं बीजेपी नेता विनोद चमोली ने इसकी खामियां को दूर करने की वजह बताई है। और जब ये बात हम लोगों तक आई, हम लोगों ने सरकार में बातचीत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने बात की, जनभावनाओं को सरकार को अवगत कराया गया और मैं
आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा, जनता की भावनाओं को समझा। ये जो नीति बनी थी इसमें जो घर में बार का जो लाइसेंस का जो निर्णय था इसको विड्रॉ किया। और मैं ये भी आगे बढ़ाना चाहूंगा कि उत्तराखंड में शराब को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देवभूमि है और कहीं न कहीं हमको एक अलग सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है। हमको नशे को अगर दूर रखना है तो कहीं न कहीं ऐसी योजनाओं को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के संगठनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और देवभूमि को शराब भूमि बनाने से बचाने के लिए तगड़ा विरोध जिले जिले ब्लॉक लेवल पर हुए हैं और जिससे दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी को अपना एक कदम पीछे खींचना। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की आलोचना की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए उन्हें प्रचार मंत्री करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आते हैं तो वह यहां पर केवल कोरी घोषणाएं करते हैं, उस पर कोई अमल नहीं होता। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दौरे के दौरान 2000 करोड़ रुपए की घोषणाओं को लेकर कहा कि अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। इसके साथ ही आदि कैलाश आए और जहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि फोटो खींचना सामरिक दृष्टिकोण से मना है, वहां पर भी उन्होंने फोटोग्राफी कराई। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पीएम का उत्तराखंड से खास लगाव रहा है और जिस तरह से पीएम ने आदि कैलाश क्षेत्र का दौरा किया है उसे पूरे इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसकी संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। वहीं इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। कल मैंने आईटी की मीटिंग में एक तो जो हल्द्वानी जब 1-1.5 साल पहले आए थे 2000 करोड़ की घोषणा की थी, इसमें जमरानी बांध इत्यादि बहुत सारी चीजें थी, उनमें से 10% पैसा भी नहीं आया। जितना पैसा नरेंद्र मोदी की उस यात्रा में खर्च हुआ था उसका उतना पैसा भी हल्द्वानी उसके आसपास के क्षेत्र को नहीं मिला। 2000 करोड़ की पेंडिंग योजनाएं, वो क्या हुआ? आज 4200 हुआ, फिर तुमने कर दी घोषणा और कार्यक्रम इलेक्शन से 4 महीने पहले पूरी हुई है। खाली घोषणा, आप पैसा रिलीज कर दीजिए कब जाके तो भी थोड़ी राहत हो। और आपसे मैंने आने से दौरे से पहले आप लोगों से मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करना प्रचार मंत्री जी को कि अगर उत्तराखंड में आए हैं तो कृपया करके कोई नया घाव देखना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड का बड़ा सौभाग्य है कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उत्तराखंड का जो विकास हुआ है वो दिन दूनी रात चौगुनी गति से हुआ है और उत्तराखंड के प्रति उनका जो भाव है वो भी कहीं न कहीं उनकी इन यात्राओं से परिलक्षित होता है। पूर्व में केदारनाथ उनका बहुत बार आना हुआ, आज मानस खंड में गए और वहां पर भी जिस प्रकार का उत्साह लोगों में देखने में आया, जिस तरह उन्होंने अपने आप को लोगों के साथ मिक्सअप किया। मैं खुद बीमार हो रहा हूँ और लड़का बीमार हो मंत्री के खिलाफ लिखते थे, जिसकी मनाए मुंह में डंडा ठोस के बोल। वहीं अल्मोड़ा के रानीखेत, कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय में जुड़ गया है। रानीखेत के सोमनाथ मैदान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने 3 नागा रेजिमेंट को राष्ट्रपति ध्वजारंग प्रदान किया और साथ ही प्रेजेंटेशन परेड का जायजा लिया। वहीं प्रेसिडेंट कलर्स असाधारण सेवा के लिए किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
वहीं जसपुर में प्रभागीय संभागीय वरिष्ठ विपणन अधिकारी हेमचंद जोशी के निर्देश में टोली सेंटरों का शुभारंभ किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए धान खरीद टोल सेंटर इंचार्ज के सिंह ने बताया कि साल 2023 और 24 की धान खरीद सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्यों पर शुरू कर दी गई है और सरकार के निर्देशानुसार 72 घंटे में भुगतान कर दिया जाएगा। जब तक करीब 1000 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। टोल तो हो रही है, लेकिन टोल ना के बराबर है और यहाँ ये धान जो तुला है इसके चक्के लगे हैं। टोल वालों को मैंने बताया, बाबूजी को बता रहे, कह रहे कि मिल वाले धान नहीं उठा पा रहे हैं और ये जब धान उठेगा तो उसके बाद में ये टोल मतलब आपकी जो है काम कर कि सर यहाँ जो माल तुला हुआ है वो उठ नहीं रहा, मिलों वाले माल ले नहीं रहे। वो इसके उठने की वजह से, ना उठने की वजह से जो धान है आगे लेबर तोल नहीं रही धान। सिर्फ अधिकारी तो तोलने को कह रहे हैं लेकिन लेबर नहीं तोल रही। लेबर कह रही हमारा माल घट रहा है, तो माल उठ नहीं रहा है, मिलों में माल उठ के जाए तो हम आगे तोलेंगे। 2023 से हमारी धान खरीद का सत्र 23-24 प्रारंभ हो चुका है और धान खरीद की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है शासन के द्वारा। आज दिनांक तक हमारी लगभग 1000 कुंटल की धान खरीद पूर्ण हो चुकी है और अब की बार धान कॉमन का रेट 2183 रुपये पर कुंटल और धान ग्रेड का रेट 2203 रुपये पर कुंटल सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। एमएसपी तो सबसे पहली राहत तो पंजीकरण में मिल रही है, क्योंकि अब की बार पिछली बार जिन भी किसानों ने पंजीकरण कराए हैं उन्हें दोबारा से पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड सरकार ने 51 चिन्हित वाइब्रेंट विलेज के लिए 510 स्कीमें बनाई गई हैं, जिन पर शासन की मंजूरी मिल गई है। आपको बताते चले कि ग्रामीण विकास अपर सचिव ने बताया है कि इनमें से पोल्ट्री और भेड़ पालन को लेकर सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग इस ओर और आकर्षित हो सके। इसके साथ ही आउटडोर और इंडोर फैसिलिटीज को भी बढ़ावा देने पर प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रही है ताकि प्लेग्राउंड में भी इन सब चीजों को लेकर बढ़ावा मिल सके और गांव को लोगों की सुविधा बढ़ सके। नहीं, 510 स्कीम्स हैं अभी जो बनी है हमारी, 510 स्कीम्स हैं। बट अभी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सर की 26 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी, तो जैसे शीप और पोल्ट्री यूनिट्स ही हैं, तो उस पर भी पशुपालन डिपार्टमेंट से आया था कि हम और कर सकते हैं। और उसके अलावा सर ने जैसे कुछ और स्कीम्स थी, जैसे इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज हैं कि प्लेग्राउंड्स वहां होने चाहिए। लोग अगर वहां पे, क्योंकि वाइब्रेंट विलेजेस में ज्यादा कुछ करने को नहीं है, तो व्हेन पीपल आर देयर तो कम्युनिटी का कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि लोग आपस में बैठें, मिलें, कुछ करें, बिकॉज वहां पे हमें भी पता है कि कितना हार्श क्लाइमेट है। तो उस हिसाब से है अभी 510 का नंबर है, बट जो फाइनल नंबर्स होगा, जब वो फाइनल अप्रूव होकर जाएगा, वही फिर मैं आपको बता पाऊँ। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम